नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको खेती के क्षेत्र में मजबूती देंगी और सशक्त बनाएंगी। आज के इस अंक में हम जानेंगे खारिफ बीज वितरण की प्रक्रिया, ड्रोन कैमरे से सिंचाई और फसल निगरानी, बैगन की उन्नत किस्में, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी तथा आम को सुरक्षित तरीके से तोड़ने की आधुनिक तकनीक। इसके साथ ही हम जानेंगे मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैशाली जिले में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खारिफ बीज वितरण शुरू। ड्रोन कैमरे की मदद से सिंचाई और फसल निगरानी को हो रही आसान। बैगन की उन्नत किस्मों से किसान बढ़ा सकते हैं उत्पादन और आय। आम को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तोड़ने की सरल तकनीक अपनाने की सलाह दी गई। वैशाली जिले में खारिफ मौसम के लिए किसानों के बीच बीज वितरण शुरू कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाती है। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसानों को बीज वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिकतम 5 एकड़ जोत वाले किसानों तथा प्रत्यक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम 2 एकड़ तक के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, ताकि समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर खारिफ फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैक्सिमम हम 5 एकड़ तक के लिए किसानों को दे सकते हैं। तो एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक के बीज ले सकते हैं और प्रत्यक्षण में मैक्सिमम 2 एकड़ के लिए। इसमें है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे है। हमारे पास जो है सीमित बीज उपलब्ध है संकर धान का। जो किसान पहले आएंगे, आवेदन करेंगे, उनका आवेदन वेरिफिकेशन होता है कृषि समन्वयक के स्तर पे, उसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर पर, उसके बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया जाता है और किसान को उपस्थित होकर स्वयं बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत वो अपना बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में केनरा बैंक के नवनियुक्त प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरीय वैज्ञानिक नमिता कुमारी के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास, कृषि आधारित आजीविका, रोजगार सृजन एवं वित्तीय समन्वयन से संबंधित व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को केला थंब रेशा से विभिन्न उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया, जहां उन्होंने तकनीकी एवं व्यवहारिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। कार्यक्रम में कुल 26 प्रतिभागी उपस्थित थे। इसके अलावा किसानों एवं वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के खेत बचाओ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि खेत है तभी किसान है। उन्होंने देश भर के किसानों से इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है। इसके स्थान पर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद तथा हरी खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आधुनिक खेती में ड्रोन कैमरा किसानों के लिए एक उपयोगी तकनीकी उपकरण बनता जा रहा है। इसकी सहायता से पूरे खेत की निगरानी कुछ ही मिनटों में की जा सकती है। ड्रोन कैमरा फसल की सेहत, सूखे हिस्सों, कीट या रोगग्रस्त पौधों की पहचान आसानी से कर देता है। इसके सेंसर खेत में नमी वाले क्षेत्रों का पता लगाते हैं, जिससे केवल आवश्यकता वाले स्थान पर सिंचाई की जा सकती है और लगभग 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इसके अलावा ड्रोन आधारित स्प्रे सिस्टम से कम समय में एक समान छिड़काव संभव होता है, जिससे मजदूर की बचत होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होता है। यदि किसान भाई बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो उन्नत किस्मों का चयन अवश्य करें।
लंबे बैगन की प्रमुख किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा हाइब्रिड 6, आरका निधि और काशी संदेश शामिल हैं। वहीं गोल बैगन के लिए पूसा पर्पल राउंड, पूसा हाइब्रिड 9, आरका नवनीत और काशी जैसी किस्में बेहतर मानी जाती हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील तथा बाजार में अच्छी मांग वाली हैं। पूसा हाइब्रिड किस्मों से लगभग 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान प्रमाणित बीज के लिए अपने जिला कृषि कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हाजीपुर के प्रगतिशील किसान राजेश चौरसिया आज अपनी आधुनिक नर्सरी के कारण पूरे बिहार में एक अलग पहचान बना चुके हैं। वे न केवल स्वयं उन्नत एवं विकसित किस्मों के पौधे तैयार करते हैं, बल्कि देश विदेश से दुर्लभ पौधों को मंगवाकर उनका भी सफल उत्पादन कर रहे हैं। वर्तमान में उनकी नर्सरी में मियाज़ाकी आम विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जापान के मियाज़ाकी प्रांत में उत्पन्न होने वाला यह प्रीमियम किस्म अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और ऊंची कीमत के लिए प्रसिद्ध है। राजेश चौरसिया का मानना है कि यदि किसान नई तकनीकों और उन्नत किस्मों को अपनाएं तो खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है। उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। हम यहाँ पे देखने आए हैं मियाज़ाकी आम का पौधा। अच्छा। और देखे हैं कि बहुत अच्छा फला हुआ है। हाँ। और हम भी सोच रहे हैं कि इसमें से एक पौधा लगाएं। तो इन लोगों ने बताया कि पिछले मर्तबे आपको एक पौधा हम देंगे लगाने के लिए, और इसका आम बहुत सुंदर आम होता है। यही चीज़ को देखने के लिए हम लोग आए थे। बाग में आम के पेड़ अधिक ऊंचे हैं तो फल तोड़ने के लिए सुरक्षित तकनीक अपनानी चाहिए। इसके लिए बांस की लंबी लगी से सिरे पर लोहे का हुक तथा उसके नीचे जालीनुमा थैली या डोलची बांध जाती है। आम के हुक को फंसाकर हल्का झटका देने पर फल सीधे थैली में गिर जाता है। इससे आम जमीन पर नहीं गिरता और उस पर खरोंच या चोट नहीं लगती। इस तकनीक से ऊंचे पेड़ों से आसानी से फल तोड़े जा सकते हैं। भंडारण अवधि बढ़ती है, समय और श्रम की बचत होती है तथा अच्छी गुणवत्ता के कारण बाजार में बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों के ताजा बाजार भाव पर। अरहर दाल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,300 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,200 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वातावरण में नमी अधिक रहेगी, इसलिए किसानों को जल भराव से बचाव की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम जानेंगे और हम बातचीत करेंगे कि जो धान की जो नर्सरी होती है उसे हम वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं,
और उसकी उन्नति किस प्रकार से होगी। जी हाँ, तो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं किशनगंज से। और देखिए मुकुल जी, हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो धान की जो नर्सरी होती है, तो उसके जो खेतों का जो चयन होता है, जो उन्नत किस्में जो होती हैं, वो किस प्रकार से हो सकता है, और जो खेती जो दर होता है वो क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में चावल का मुख्य स्थान है, तो चावल का हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे खेती कर सकते हैं। कहावत ही है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। मतलब खेती का दर्जा जो है मतलब फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद होता है बिजनेस करने का। अगर खेती नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो नौकरी कर सकते हैं, और नौकरी भी नहीं कर सकते हैं तो भीख है। मतलब नौकरी का स्थान तीसरा स्थान है, और हमारी परंपरा में खेती का प्रथम स्थान है। तो अभी जो है धान की हम लोग बुनाई शुरू कर दिए हैं। तो पहले धान की बुनाई में हम लोग ध्यान देते हैं कि धान कितने जमीन में लगाना है, कितने एरिया में लगाना है। उस हिसाब से हम उसका नर्सरी का सिलेक्शन करते हैं, नर्सरी के लिए खेत का तैयारी करते हैं। अगर आपको 10 एकड़ जमीन में धान की खेती करना है, चावल की खेती करनी है, तो उसका 10वां हिस्सा जो होता है, तो 10 एकड़ में खेती करना है तो 1 एकड़ में नर्सरी के लिए खेत तैयार करेंगे। खेत तैयार करने में हमें ध्यान देना पड़ता है कि वैसा खेत का सिलेक्शन करें जहाँ की मिट्टी जो है हल्की हो, उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हो, उसमें कंपोस्ट FYM गोबर कंपोस्ट 15 से 20 टन एकड़ के हिसाब से डाल देंगे, जिससे क्या होता है कि वहाँ खेत की मिट्टी जो हल्की हल्की हो जाती है। हल्की रहने से क्या होता है, जब हम नर्सरी डालेंगे तो नर्सरी तो तैयार हो जाएगा कोई किसी भी खेत में, लेकिन जब नर्सरी को उखाड़ना पड़ता है तो हल्की खेत में आराम से उखड़ जाएगा। जिससे क्या होता है कि जो नर्सरी का प्लांट होता है, पौधा जो होता है धान का सिंगल पौधा, वो टूटने की संभावना नहीं रहता है। हल्का खेत रहेगा तो उखड़ जाएगा। तो खेत हम पहले खेत का चयन करेंगे, वैसे खेत का चयन करेंगे जहाँ खरपतवार की संख्या कम हो। हम उसको 2-3 बार 4 बार अच्छी पलटवार खेत से ट्रैक्टर से कल्टी से उसको जोत देंगे। अगर उसको है गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें पहले तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि धान का हम किस टाइप का धान लगाना है। जैसे धान में होता है 3 टाइप के धान होता है। एक धान जो होता है वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम दिन में तैयार होता है, जिसका तैयार होने में समय 100 से 115-20 दिन लगता है। दूसरा जो धान की जो अवधि होती है, धान की जो प्रजाति होती है, उसकी अवधि होती है मध्यम होती है। उसका जो 120 दिन से लेकर 135 दिन तक ले होती है, मध्यम अवधि की होती है। और एक धान की जो प्रजाति होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, जिसकी उपजाने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसका 135 दिन से 155 दिन तक लगता है। तो 3 टाइप के धान, जैसे तीनों समय के अनुसार हम लेते हैं। तो समय जितने ज़्यादा अवधि का होगा धान हम लगाएंगे, उसकी नर्सरी सबसे पहले लगाएंगे। और जो धान की प्रजाति की अवधि कम दिन का होगा, उसका नर्सरी हम लास्ट में लगाते हैं। ऐसे नर्सरी लगाने के लिए तो हम मई के लास्ट वीक में हम लगाना शुरू कर देते हैं, और पूरे जून में हम नर्सरी लगाते हैं। और जो बहुत कम दिन का होता है वो हम जुलाई के फर्स्ट वीक में नर्सरी लगाते हैं, क्योंकि वो नर्सरी लगाएंगे तो उसको जो है कम दिन मिलना चाहिए, और जो ज़्यादा दिन मिलना चाहिए उसको पहले लगा देंगे। तो नर्सरी में हम तैयार करने के लिए खेत क्या करते हैं, एकड़ के हिसाब से उसमें 15-20 टन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका फर्टिलाइजर दे देते हैं, मतलब गोबर का सारा गोबर का खाद दे देते हैं। उसके बाद हम खेत को पूरा तैयारी करके उसमें मिला देते हैं। और उसके बाद जब हम 2-3 प्रकार के लगाते, एक होता है धान का नर्सरी सूखा विधि से लगाएंगे। सूखा विधि में होता है कि धान को खेत जोत दिए सूखा, और उसे में ब्रॉडकास्टिंग कर दिए और पट्टा लगा दिए, उसमें कोई पानी देने की जरूरत नहीं होता है। दूसरा नर्सरी होता है कि धान में हम कदवा कर लिए, धान के खेत जो फील्ड है उसमें पहले कदवा कर लिए, पानी भर दिए और पट्टा लगा दिए, उसके बाद धान का हम ब्रॉडकास्टिंग कर दिए। तीसरा होता है एक डोंगी विधि होता है, उसमें होता है यांत्रिकरण रूप से, उसमें हम प्लास्टिक का सीट ले लेते हैं। प्लास्टिक के सीट छोटा छोटा, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार से 2 मीटर का, 3 मीटर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम सीट ले लेते हैं प्लास्टिक का, और सीट बिछा देते हैं। उसके बाद वो होता है वर्मी कंपोस्ट, उस पर बिछा देते हैं और उस पर धान का कर लेते हैं।
वो उसमें होता है बहुत कम दिन में वो धान का जो होता है पौधा जो होता है, धान का जो नर्सरी होता है वो तैयार हो जाता है। तो मोस्टली बिहार में होता है अधिकांशतः जो पटवा विधि से पानी डाल के ही लोग नर्सरी की तैयारी करते हैं। तो अगर हम 3-4 साल एक ही खेत में नर्सरी लगा रहे हैं तो हम खेत का अलग कर लेंगे। और उसमें बाद हम धान लगाने में क्या करते हैं, पहले अगर मान ले कि हम 10 लीटर पानी रखेंगे, 10 लीटर पानी में 1 केजी से 1.5 केजी नमक पहले घोल देंगे। नमक घोल देंगे पानी में, उसके बाद धान का जो सीड है सूखा हुआ, उसको हम उसमें जो टब में या बाल्टी में जो आपके सुविधा के अनुसार पानी डाले हैं, तो उसमें हम पूरा डाल देंगे। डाल देने के बाद कुछ 1 आध घंटा छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जिस धान में जो पुष्प नहीं होगा और जिसमें उसमें अनाज नहीं होगा, वो धान ऊपर पानी के लेयर के ऊपर आ जाता है, पानी की सतह पर आ जाता है। उसको हम निकाल लेते हैं, छान कर बाहर फेंक देते हैं। और जो धान पुष्ट रहता है, जिसमें डेंस अनाज रहता है, उस धान पानी के लेयर के नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम छान लेते हैं और छान के उसको धोकर 24 घंटा तक ले पानी में रख देते हैं। 24 घंटा के बाद उसके जूट के बोरा में उसको पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद देखते हैं कि जब 2 मिलीमीटर के हिसाब से उसमें जब रेडिकल निकल गया, प्लमुल जब आने लगेगा, तब उसको हम मेन खेत जो होता है उसमें खेत में छिड़काव कर लेते हैं। और खेत में छिड़काव करने में ध्यान दिया जाता है कि खेत में जो पानी है गर्म नहीं होना चाहिए। मतलब हम धान का छिड़काव या शाम 3 बजे 4 बजे के बाद करेंगे और वैसा करेंगे जो शाम में पानी दिया हुआ। ऐसा नहीं कि सुबह जो पानी दिए हैं और पानी दिन भर 35 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर में पानी रह गया तो पानी गर्म हो जाता है, जिसके कारण होता है जो अंकुरित जो धान रहता है वो मर जाएगा। तो हम ऐसा ख्याल रखेंगे कि पानी जो ताज़ा देंगे और पानी ताज़ा देंगे, उसके बाद पानी जब स्थिर हो जाएगा तब हम धान का ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे शाम के समय। और इसमें देखेंगे कि कम से कम 1 सप्ताह तक धान के खेत में नमी बना रहे। फिर उसके बाद समय के अनुसार अगर पानी की ज़रूरत हुआ तो फिर पानी देंगे। अगर प्राकृतिक रूप से बारिश हो गया तब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सर, आपको इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। तो दर्शकों, इस तरह से हमने जाना और समझा कि जो धान की जो नर्सरी होती है, वैज्ञानिक विधि से उसका जो पूरा प्रबंधन होता है, उसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है, वो किस प्रकार होता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये धान की नर्सरी का पूरा मैनेजमेंट। हमने उर्वरक पर बात की, हमने उन्नत खेती पर बात की, हमने सारे किस्मों पर बात की। उम्मीद है कि परिचर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग
और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक।
जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।